हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 7 विज्ञान का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको पेज नंबर 22 तक सॉल्यूशन बता दिया है विज्ञान का। इंग्लिश का भी, हिंदी का भी कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर देखें या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे विज्ञान का। ठीक है बच्चों, पूरा कंप्लीट। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको बता दूं, वे ऐसे परिवर्तन जिनको हम बदल सकते हैं, याद रखना, और जिससे कि किसी भी वस्तु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे याद मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यदि हम किसी लकड़ी को काट दें, है ना, किसी लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसके और दो चार और टुकड़े कर दें, तो इससे उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखना। लेकिन यदि हम उस लकड़ी को जला दें तो उसके गुणों में परिवर्तन हो गया, अब एक नया पदार्थ बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि हम कोई रोटी है, रोटी को सेक देते हैं, उसको भूंज देते हैं, ठीक है, पूड़ी को तल देते हैं, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको उत्क्रमित नहीं किया सकता, उसके गुणों में बदलाव हो चुका है, उसके स्वाद में बदलाव हो चुका है। लेकिन यदि कोई पानी है, पानी को बर्फ बना दें हम, तो उसके ना गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब भी वो पानी H2O था, अब भी वो H2O है ना। तो इस तरह से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मोम का पिघलना, भोजन का पचना और कोयले का जलना, शक्कर में घुलना, यह इनमें से छांटना है कि कौन सा एक तो फिजिकल चेंजेस है और एक केमिकल चेंजेस है। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है, तो मोम का पिघलना, मोम पिघल कर फिर से जम सकती है, जमकर पिघल सकती है। अब आप कहेंगे सर, अब मोम का जलना नहीं बोला, अगर कोई चीज जल जाती है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, इधर पिघलना बोला है। ठीक है, शक्कर का घुलना, ठीक है, रासायनिक में भोजन का पचना और कोयले का जलना, ये जो है उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। अगला है एसिटिक अम्ल, है ना, और खाने का सोडा यदि हम मिलाएंगे तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल भी बनता है। ठीक है, अगर लिखना हो तो ठीक है, वरना तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मुख्य रूप से उत्सर्जित होती है। लकड़ी का कटना एक भौतिक परिवर्तन है, किंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। बताइए, स्पष्ट कीजिए। देखो, लकड़ी के जलने से वह पूर्ण रूप से बदल जाएगी एवं उसे उत्क्रमित भी नहीं किया जा सकता, इसलिए वह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट विलयन नीला। ठीक है, लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। देखो बच्चों, क्योंकि विलयन का रंग हरा एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण हो जाता है। उससे एक नया पदार्थ बनता है, उसका नाम है आयरन सल्फेट, जिससे कि विलयन है वो हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिए कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में राख निकलती है। ठीक है, श्वेत भस्म पाउडर निकलता है, किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो बच्चों, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी वस्तु यदि हम जला दें तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होती है, क्योंकि जली हुई वस्तु को हम दोबारा नहीं बना सकते, याद रखना। ठीक है, क्योंकि इससे एक नया पदार्थ बनता है जो आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, और क्या है, इसको आपको फॉर्मूले की मदद से समझाना है। तो देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को यदि हम करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो राख के रूप में हमको प्राप्त होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की भौतिक गुण नहीं बदलते एवं नया कुछ नहीं बनता, और रासायनिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन में, इधर परिवर्तन लिख लेना, तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अगला क्या है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद बनने के साथ साथ ध्वनि का उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन होना, स्वाद में हो जाना, गंध में हो जाना, गैस रिलीज होना, ये सब जो है नई नई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्या है पेज, अगला पेज है आपका। तो देखिए बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का रंग दूधिया क्यों हो जाता है और कौन सा उत्पाद रिलीज होता है। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अच्छा, इससे CaCO3 प्लस H2O उत्पाद बनते हैं। ठीक है, ये दोनों जो उत्पाद हैं, इससे कैल्शियम कार्बोनेट और H2O वाटर। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, तो बच्चों, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनने की एक विधि है, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। क्या है, देखो, एक बीकर को अच्छी तरह साफ करके इसमें एक कप जल मिला लेते हैं, इस जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, है ना, कुछ बूंदें मिलाकर गर्म करते हैं। जब जल उबलने लगे तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल जाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक डालते हैं जब तक कि उसका घुलना बंद ना हो जाए, मतलब संतृप्त ना हो जाए विलयन। अब इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लें और विलयन को ठंडा होने दें। कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी जो नमी होती है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जंग लगने की प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि देखो लोहा और प्लस ऑक्सीजन और प्लस जल, ये तीनों यदि मिक्स हो जाए तो जंग मतलब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है रिलीज होता है, यही जो है जंग है। ठीक है, अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, उस पर हम बानिश का कलर पेंट कर देंगे या फिर कोई परत चढ़ा देंगे जिंक की या एल्युमिनियम की, कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, इधर मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर लिखा है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। लोहे के गेट को इनके संपर्क में आने से बचाने के लिए इन पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तह लोहे को इनके संपर्क में नहीं आने देती और लोहे को गेट या लोहे का गेट जंग लगने से बच जाता है। आप इधर और भी ऐड कर सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम या तो हम एल्युमिनियम की या फिर। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है आपका जीवों में श्वसन। जीवों मतलब हम इंसानों में, जानवरों में, जितने भी दुनिया में जीव है, जीवित, चाहे वो आपका सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, उसमें श्वसन कैसे होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है श्वास रंध्र के द्वारा। देखो मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारा जो शरीर है यानी जो हमारे शरीर का सिस्टम है वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। जैसे कि यदि हम दौड़ेंगे, ठीक है, हम रनिंग करते हैं बच्चों, तो रनिंग करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कैसे बनती है, ऑक्सीजन के साथ ही तो एनर्जी बनती है। तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमारा शरीर जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। आपने देखा होगा कोई भी हम काम करते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं जब थक जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से काम करता है हमारा पूरा शरीर। जो वर्क है एक बहुत जंजाल है हमारा शरीर, है ना, तो इस तरह से काम करता है। तो इस चैप्टर में आप जरूर पढ़ें इसको। ठीक है, क्योंकि हम तो क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा, श्वास रंध्र के द्वारा जो है कॉकरोच के शरीर में, उसके शरीर में एक श्वास रंध्र होते हैं वही कई, उसके द्वारा वो सांस लेता है। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाता है, क्योंकि पेशियों के अवायवीय रूप से श्वसन करने से, क्योंकि जो पेशियां हैं वो अवायवीय रूप से यानी वायु की कमी हो जाती है फिर भी वो श्वसन करने लगती हैं, इसलिए जो हमारी पेशियों में ऐंठन होने लगती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि लघुत्तरी अति लघुत्तरी है इसलिए छोटे ही लिखेंगे। अगला है, अब आपको बताना है कि आपकी जो श्वसन दर है कितने बार हो सकती है इन कंडीशन में। यदि आप बैठकर पढ़ते हैं तो 15 से 18 बार श्वसन दर हो सकती है। दौड़ते समय हमारी 25 से 30 बार, सोते समय 12 से 15 बार, और सीढ़ी चढ़ते समय 20 से 25 बार जो है श्वसन हो सकती है। अगला है, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार क्यों छोड़ती है, बच्चों सांस लेने के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए पानी बाहर निकाल के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है वो। ठीक है, तो इसलिए वो बाहर आती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में दिया गया है पहला कि जब हम नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेने लगते हैं। आपने देखा होगा मुंह फाड़ के लोग जमाई लेने लगते हैं। देखो बच्चों, जब हम उनींदे होते हैं मतलब हमें नींद आने वाली होती है तो हमें जमाई आती है, क्योंकि हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, इस कारण हम जमाई लेने लगते हैं। श्वसन दर यानी श्वसन जो वायु की उपस्थिति को कंप्लीट यानी पूर्ण करने के लिए हम जो है जमाई लेते हैं। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन के प्रक्रम को समझाइए। प्रक्रम को देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अंतः श्वसन है और उस स्थिति में हमारे जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं। और उच्छ्वसन मतलब क्या है, जब हम सांस रिलीज करते हैं बाहर छोड़ते हैं ना, जब ऑक्सीजन वो वायु को, तो क्या होता है हमारे जो फेफड़े हैं वो दब जाते हैं। ठीक है, यही जो है तो अंतः श्वसन यानी कि जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, और उच्छ्वसन जब हम वायु को छोड़ते हैं। ठीक है, अगला है वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है। तो बच्चों वायवीय श्वसन वह है जब ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है भोजन, तो वो वायवीय है। और ऑक्सीजन के बिना जब भोजन विखंडित हो तो वो अवायवीय श्वसन है। ठीक है, कई जीव हैं जो अवायवीय श्वसन भी करते हैं, अपन तो वायवीय करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में डायाफ्राम किस प्रकार सहायक है। देखो बच्चों, क्या है, अपने जो फेफड़े होते हैं उसके नीचे डायाफ्राम होता है जो हमें मेंटेन करता है। ठीक है, फेफड़े को देखो, डायाफ्राम वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। ठीक है, श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर गति सम्मिलित होती है, उन्हीं की गति से जो हमारे फेफड़े फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। देखो प्रमुख अंग तो मैंने इधर लिख दिए हैं, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियां, नासा गुहा, मुख गुहा। ठीक है, और आपको जो चित्र है वो मिलेगा पेज नंबर 118 पर। ठीक है, पेज नंबर 118 पर इस तरह से आकृति बनी हुई है व्यक्ति की, तो आप उसको बना लें। ठीक है, इस तरह से नाम लिख दें आप।
ठीक है, तो वो आपको तो इजीली मिल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको पादपों में श्वसन, तो बच्चों आपको ये जो चित्र है, चित्र मिलेगा पेज नंबर 123 पर। पेज नंबर 123 पर जाएं, कक्षा 7 की विज्ञान की किताब में, तो आपको ये चैप्टर वो मिल जाएगा। और आपको वर्णन करना है, देखो पादपों में मूल, मूल मतलब जड़ भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, जड़। तो पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज बनता कब है, जब वाटर और, ठीक है, ऑक्सीजन दोनों मिक्स होते हैं, तो हमारे शरीर में भी ग्लूकोज का विखंडन होता है। इसलिए जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, जंतुओं और पादपों में परिवहन, नेक्स्ट चैप्टर है आपका जंतुओं और पादपों में परिवहन। मतलब कि अभी अपन ने देखा कि किस तरह से जीवों में श्वसन होता है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, मतलब पेड़ पौधे हो या हम हो, उनमें परिवहन कैसे होता है, भोजन का संचार एक जगह से दूसरी जगह, रक्त एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ले जाता है, ले आता है चीजों को। ठीक है, तो रक्त क्या है, देखो रक्त का इसलिए सबसे पहले आया है क्योंकि रक्त हमारे शरीर में दौड़ता रहता है 24 घंटे। ठीक है, ऑल टाइम। ठीक है, चीजों को इधर उधर करते रहता है। तो देखो रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, देखो परिसंचरण तंत्र मतलब जो परिवहन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रक्त को ले जाना, ले आना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन को ले आना। ठीक है, तो हृदय एवं रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र में यही लोग आते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, सैनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी रिलीज करती हैं। मतलब क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, इसलिए इन्हें सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैनिक। अब सैनिकों का तो काम है ना, क्या काम है कि वो रक्षा करें, तो ये भी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। स्पंदन दर क्या है, स्पंदन दर देखो बच्चों, स्पंदन मतलब धड़कन, कितनी बार धड़कता है हमारा हृदय, नाड़ी स्पंदन है ना। डॉक्टर में देखा होगा आपको, या तो वो स्टेथोस्कोप करके आपके सीने में लगाएगा या फिर आपको हाथ पकड़ेगा जहां भी स्पंदन होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन बोलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको कहा है मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिलने नहीं देती। तो बच्चों मानव हृदय में उपस्थित दो कक्ष, आलिंद और निलय, ऐसी दो कक्ष हैं जो हमारे शरीर को, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त रक्त और जो कार्बन है CO2 जो मिलाकर वो रक्त आता है उसको मिलने नहीं देता। जो लोग अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो 4 कक्षों में डिवाइड है। ठीक है, धमनी और सिरा को परिभाषित कीजिए, उनके कार्य लिखिए। देखो बच्चों धमनियां जो होती हैं वो हृदय से रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, अन्य भागों में, शरीर के अन्य भाग में रक्त को ले जाती हैं, और सिराएं जो हैं उसी रक्त को वापस ले आती हैं। जब जाता है हृदय तो ऑक्सीजन युक्त होता है और जब आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। ठीक है, धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार क्यों होती हैं, क्योंकि बच्चों धमनी, क्योंकि जो अपना प्रेशर है रक्त का, जब हृदय पंप करता है, आपने देखा होगा जब पंप होता है वो पानी को कितनी स्पीड से फेंकता है। ठीक है, आपकी मोटर चलाते हैं कितनी स्पीड से पानी फेंकता है, उसी तरह हमारा हृदय भी काम करता है। तो उस स्पीड को, उस रक्त की स्पीड को झेलने के लिए इस तरह से डिजाइन किया जाता है धमनी को, जिससे वो मोटी और लोचदार हो, जिससे कोई नुकसान न पहुंच जाए, क्योंकि रक्त का जो प्रवाह है वो तेज रहता है। स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए। तो पेज नंबर 132 पे आपको चित्र मिल जाएगा स्टेथोस्कोप का, डॉक्टर वाला, वो आला वो कान में लगाते हैं। ठीक है, उसका जो डॉक्टर है वो हृदय के स्पंदन मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो पेज नंबर 130 पे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, इसी को आप बना दें पेज नंबर 130 पे। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, रक्त का लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स हमारे शरीर की सहायक होती हैं। रक्त में प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के रक्त का थक्का जमाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि हमारे कोई भी घाव हो जाता है, घायल हो जाते हैं हम, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो पूरा शरीर से खून ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मिलेगा आपको 134 पेज नंबर पर जाइए, जो भी चित्र आपको दिख रहा है वही मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। उसमें देखो बच्चों मानव उत्सर्जन मतलब शरीर से क्या क्या बाहर निकलता है। इसमें मैंने एक चीज ऐड नहीं की है, वो है आपका क्या, वेट, मतलब पसीना ऐड नहीं किया है, तो चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 लीटर मूत्र मतलब यूरिन जो है उत्सर्जित करता है, जिसमें 95% तो होता है आपका जल, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को समझाइए। अब हमारे शरीर में जिस तरह से होते हैं पाद परिवहन, उसी तरह से पादपों में भी होता है। ठीक है, देखो पादप जो होते हैं जड़ों द्वारा जल को, पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जड़ों द्वारा नीचे से जल को अवशोषित करते हैं, खनिज पदार्थ को अवशोषित करते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाते हैं। तो अगला क्या है, देखो पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। अच्छा, तो देखो हमें इससे क्या बात पता चली कि जो जाइलम होता है वो जल को पूरे पादप के अंग में ले जाता है, जल को। ठीक है, और भोजन का काम, भोजन ले जाने का काम है फ्लोएम का। ठीक है बच्चों, जाइलम का काम है जल को ले जाना और फ्लोएम का काम है किसको, भोजन को ले जाना। ठीक है, पादपों में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, पादपों में जनन। तो सजीवों में जनन नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, पादपों में जनन बोला, मतलब हमारे जो इंसान है उनमें जनन नहीं होगा, उनमें जनन नहीं बोला, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 8 में। इस चैप्टर में हम पादपों में जनन पढ़ेंगे, किस तरह से जो पेड़ पौधों में जनन होता है। ठीक है, तो बच्चों जनन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो होती है कौन सी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, पादपों में जनन की दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन 4 प्रकार की विधियां हैं, एक तो खंडन है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है और कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, स्वपरागकण पर परागकण क्या है, तो देखो बच्चों स्वपरागकण में परागकोश, यानी जो परागकोश होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे तंतु होते हैं फूलों के अंदर। ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो वो है स्वपरागकण। लेकिन अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो तो वो है आपका परपरागकण। ठीक है, बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है, तो बीजों का प्रकीर्णन मतलब कि बीज एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं, एक तो वो क्या पवन यानी हवा के द्वारा जा सकते हैं, जल के द्वारा बहकर जा सकते हैं, या फिर जंतुओं द्वारा। जैसे कोई मक्खी है, बटरफ्लाई है, बैठ जाती है फूल पर, तो उसके पैरों में बीज चिपक जाते हैं उसके, और वो अन्य पौधे पर जाकर वहां छोड़ देती हैं। ठीक है, पंखयुक्त बीजों के 2 उदाहरण दीजिए, तो सैहिजन और द्विफल, ये जो 2 उदाहरण है पंखयुक्त बीजों के। ठीक है, ईस्ट में जनन का चित्र बनाइए, तो बच्चों पेज नंबर 143 पर मिल जाएगा। चित्र नंबर कौन सा है, 12.5। 12.5 चित्र नंबर जो है आपको बताएगा कि किस तरह से ईस्ट में जनन होता है। कायिक प्रवर्धन को बताइए और उसके लाभ बताइए, तो बच्चों यह अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन एक विधि है अलैंगिक जनन की। इस प्रकार से मैंने 4 विधि बताई है, खंडन, मुकुलन, बीज प्रकीर्णन, है ना। इसमें पादपों के मूल, तने अथवा पत्ती जो होती, इसमें देखो कायिक प्रवर्धन में पादप के मूल यानी जड़, तना और पत्ती, इन भागों से क्या होता है, जनन हो सकता है। इन भागों से नया पादप प्राप्त किया जाता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प के जनन अंगों के चित्र बनाइए, तो चित्र आपको मिल जाएगा पेज नंबर 145 पर। 12.9 चित्र नंबर आप देखेंगे तो आपको चित्र मिल जाएगा। ठीक है, अब होता कैसे है जनन, तो सुनिए कि एक लिंगी पुष्प में या तो नर या मादा जनन अंग होते हैं, और द्विलिंगी पुष्प में या तो नर या तो नहीं है, द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं, तो वो होता है द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होगा यदि पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाएं, तो देखो पादप के नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि एक ही जगह पर तमाम तरह के बीज आ गए हैं, इसलिए अब जो है जगह के लिए लड़ाई झगड़ा होगा उनमें, है ना। पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी क्योंकि सब बंटवारा करेंगे। संभवतः उनमें कोई भी स्वस्थ पादप नहीं होगा, स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित व्याख्या करें। अब देखो इधर क्या क्या करना है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित व्याख्या, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, और अगला है कौन सा, कि बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों को बताएं। तो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां 4 विधि हैं, मैं आपको बताता हूं, और बीजों की बीज प्रकीर्णन की विधि, चलो मैं आपको इसके आंसर पर ले चलता हूं। देखिए बच्चों, आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां। तो बच्चों अलैंगिक जनन की पहली विधि है
कायिक प्रवर्धन विधि। अब इसको आप इस तरह से लिख दें कि इस विधि में पादप के मूल, यानी जो मैंने इससे पहले ही बताया है आंसर में, और उदाहरण पर आप गुलाब के पौधे की शाखा को काटकर एक, इसमें आप काट छाट के ही लिखें, छोटा छोटा लिखें, कोई भी दीर्घ उत्तरीय या दीर्घ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, 4 विधियां हैं, 4 विधि की एक एक कोई भी लाइन लिख दें। दूसरी विधि है मुकुलन विधि। इस विधि में कोशिका के एक उभार के समान बाहर की संरचना निकलती है, इसे मुकुलन या कली कहते हैं। बस इतना ही आप लिख दें, एक एक दो दो लाइन। और इसका आप उदाहरण इस तरह से लिख सकते हैं कि थोड़ा ईस्ट पाउडर लेकर इसमें ऐसे बर्तन में डाल दें, इसमें कुछ जल हो। तो बच्चों इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। आइए मैं आपको तीसरा बताता हूँ। मुकुलन विधि तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने बताया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और इस अब तीसरा है आपका खंडन विधि। तो खंडन विधि में अलैंगिक प्रजनन सामान्य रूप से कोश की जीवों में होता है, इतना ही आप लिख दें। ठीक है, इसके बाद इसका भी आप एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं किस तरह से, ये जो है आपका एग्जाम्पल लिखा है। चौथी है बीजाणु निर्माण विधि। तो बीजाणु निर्माण विधि को इस तरह से लिख दें, और इसका जो है आप लिख सकते हैं क्या, उदाहरण ये लिख सकते हैं। ठीक है, चारों विधि हो गई आपकी। अब मैं आपको लिख सकता हूँ लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन का नाम है बीज प्रकीर्णन विधि। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट पूरा लिखना है। देखो बच्चों, इसमें आपको कंप्लीट लिखना है बीज प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन। पहली है पवन द्वारा, मतलब हवा वायु द्वारा, कि कुछ पादपों में पंखयुक्त बीज जैसे सहजिन और द्विफल, घासों के हल्के बीज, मदार के रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां प्रकीर्णित हो जाते हैं। जल द्वारा बहा लिया जाता है। ठीक है, और अगला है जंतुओं द्वारा, जैसे उनके पैरों में चिपक जाती है, तो आप इन तीनों को आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर में आप देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति एवं समय। ठीक है, देखो बच्चों, गति और समय कांस्टेंट है, मतलब इस तरह से कि यदि आप गति बढ़ाओगे समय कम लगेगा, याद रखना। समय ज्यादा लगाओगे, है ना, तो बस इसी तरह से यदि गति आप कम करोगे समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, गति बढ़ाओगे समय कम लगेगा। ठीक है, उस तरह से आप यदि आप स्पीड बढ़ाओगे, यानी चाल बढ़ाओगे मोटरसाइकिल की या वाहन की, किसी में आप सफर कर रहे हैं, समय कम लगेगा वहां पहुंचने में। ठीक है, तो देखो बच्चों, यदि कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है, इसके लिए समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित करें। बच्चों 162 पेज नंबर पे आप जाइए, वहां मिलेगा 13.12, चित्र नंबर 13.12, उसी को आप इधर बना दें। स्केल की सहायता से ही बनाना, ध्यान रखना, बिना स्केल की सहायता से बनाएंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो मेजरमेंट है वो इक्वल लेना, कि नीचे जहां आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं उतना ही आप इस तरह से ही 1 सेंटीमीटर का उपयोग करना, वरना आपका गलत हो जाएगा। आपको लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो आवर्तकाल मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब वापस वहीं आने में उसने कितना समय लिया। तो आ जाएगा क्या, कुल लिया गया समय और टोटल दोलन, जब इसको भाग देंगे तो 1.6 सेकंड जो है आपका एक आवर्तकाल हो जाएगा। चाल समय से आप क्या समझते हैं, चाल। तो बच्चों एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल बोलते हैं। चाल का मूल मात्रक है मीटर पर सेकंड। मात्रक मतलब जैसे कि आपसे कहा जाए वजन का मात्रक है ग्राम, धारिता का लीटर और दूरी का है मीटर, उसी प्रकार से चाल का भी है। चाल जब हम निकालेंगे तो पीछे कुछ तो लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या है ये, तो मीटर पर सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको देखने के लिए मिलता है कि वाहन में लगे चाल मापने की मीटर व दूरी मापने वाली मीटर को क्या बोलते हैं। देखो बच्चों, चाल के लिए स्पीडोमीटर एवं दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी, यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है तो चाल बताना है। चाल बराबर होती है दूरी बटी समय, मतलब कुल दूरी कितनी ली और कुल दूरी कितनी तय की, सॉरी 120 किलोमीटर है ना, और टोटल समय कितना लिया, तो दूरी बटे चाल काट देंगे। 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो चाल स्पीड है, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है वो ट्रेन। इधर आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इधर ए और बी दो वाहन हैं। देखो बच्चों, इधर आप देख सकते हैं कि इधर दूरी, यानी दूरी ज्यादा तय कर रहा है ए, समय कम ले रहा है। जैसे कि हम इसको मिलाएं इस तरह से, तो देख सकते हैं आप, तो इसमें हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ग्राफ में वाहन ए कम समय में ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए ए की चाल ज्यादा है। ठीक है, जो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेगा उसी की तो स्पीड ज्यादा होगी। एक खरगोश 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है। इसे मीटर पर सेकंड में व्यक्त करेंगे तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। किलोमीटर पर घंटे को यदि हम 5/18 से गुणा करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाता है,
और यदि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 15/15 मीटर पर सेकंड जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला है, आपको दो ग्राफ खींचना है। एक तो नियत चाल से चल रही कार है, जो नियत मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बिल्कुल एक स्पीड से, ठीक है। और दूसरी कार खड़ी है, मतलब कोई भी उसका विस्थापन नहीं है, शून्य है, जीरो है, चाल कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो, एक तो मैंने ये खींच दिया है, इसको आप ध्यान से खींचे, ठीक है। ए वाला है, और बी वाला भी आप इस तरह से खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी जो गाड़ी खड़ी है, कोई चल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, इसलिए कोई भी हम नहीं दर्शाएंगे कि उसमें कितनी दूरी तय की और उसने कितना समय लिया, क्योंकि जो कार है वो खड़ी हुई है, ना कि वो मूव है, चल रही है। किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए हम दूरी बटे समय का सूत्र लगाते हैं, याद रखना। अब आपको बताना है कि घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो पहेली द्वारा कुल लिया गया समय है 20 मिनट, उसकी चाल है 3 मीटर पर सेकंड। मतलब 3 मीटर पर सेकंड को आप समझिए कि 1 सेकंड में 3 मीटर उसने तय किया है। तो 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में, जब 1 सेकंड में 3 मीटर, 60 सेकंड में 180 मीटर, 60 सेकंड बराबर होता है आपका 1 मिनट की। तो 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करेगी। तो हमने लिख दिया है दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है उसकी 20 मिनट, है ना, समय है 20 मिनट और चाल है 180 मीटर, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे कि 3600 मीटर यानी 3.6 किलोमीटर जो है उसकी वहां से दूरी हुई, ठीक है। अगला क्या है, देखिए, किसी कार द्वारा चली गई दूरी आपको दी गई है, उसके द्वारा लिया गया समय भी दिया गया है। आपको इन आंकड़ों की सहायता से आपको एक ग्राफ खींचना है। तो मैंने इधर देखो खींचा है ग्राफ। एक बात का आप विशेष तौर पे याद रखना कि कोई भी ग्राफ आप बिना स्केल की सहायता से नहीं खींच सकते हैं, याद रखना। आपको इधर जो दूरियां हैं, यानी जो 0 से 1 के बीच में जो दूरी है, वहीं 0 से 2 के बीच में दूरी होना चाहिए। आप स्केल का ही यूज करें, 1 सेंटीमीटर का आप पैमाना बनाएं, उसी के आधार पर आप इसको लिखें, ठीक है। यह ग्राफ दूरी समय में एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, इसलिए यह एक नियत चाल से गति कर रही है ट्रेन, ठीक है। यदि आपका सीधी लाइन ना हो, इधर सीधी लाइन ना हो और ये दोनों ज्वाइंट ना मिले इधर, तो समझ लीजिए कि वह जो वस्तु है वो आपकी नियत चाल से गति नहीं कर रही है, रुक कर चलकर कर रही है, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है, देखिए अगला चैप्टर है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, ठीक है। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको अब जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्तिमान होगा या नहीं, बताइए। देखो, यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्तिमान कैसे होगा? यदि तार आपके बीच से कट जाता है तो नहीं हो सकता ना। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए कौन से तार का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इस्पात ऊण के का तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? देखो, जब कोई तार से विद्युत पास होती है तो वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है और कभी कभी तो पिघल भी जाते हैं। आपने देखा होगा बोर्ड, अगर हम अच्छी क्वालिटी का यूज ना करें तार तो पिघल जाता है, को हम तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या है? यदि हम किसी भी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, चिपकने लगते हैं, तार एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपको इधर स्पष्ट रूप से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चित्र बना हुआ है, उसमें 3 बल्ब हैं ए बी सी। यदि स्विच को ऑन किया जाता है, यानी ऑफ की स्थिति में तो कोई बल्ब जलेगा, तो ये तो आपको पता है कि ऑफ की स्थिति में तो भैया कोई बल्ब नहीं जलने वाला। और यदि हम स्विच ऑन करें तो इस क्रम से पहले सी और बी और ए दो जो बल्ब हैं वो दीप्तिमान होंगे, यानी जलेंगे। दीप्तिमान का मतलब होता है जलना, ठीक है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में विद्युत चुंबक का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यदि किसी तार से विद्युत को प्रभावित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपने उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित होती है, क्यों? आइए मैं आपको दोनों आंसर इसके बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया था कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक अलग करने में कैसे किया जा सकता है। देखो, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर तो हो गया ये। अब आपसे दूसरा कहा गया था विक्षेपित वाला, ठीक। ये जो है आपको क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट करें। देखो, जैसे ही तार में धारा प्रभावित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे तार के निकट रखी चुंबकीय सुई, यानी कि आपको यहां से इतना पूरा लिख देना है, ठीक है।
सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जो कंपास होता है वो भी इसी आधार पर काम करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि साधारण जो बल्ब होते हैं, मतलब कि जो एलईडी बल्ब होते हैं, उनकी उपयोग करने के लिए आपको क्यों बोला जाता है। देखो, एलईडी बल्ब का एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अन्य बल्बों की तुलना में कम विद्युत यानी कम लाइट का उपयोग करता है, वो कम बिजली खाता है। ठीक है, बिजली की खपत कम होती है। इधर आपको प्रतीक चिन्ह बनाने हैं, विद्युत सेल का, विद्युत बल्ब का, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बैटरी और संयोजी तार का, तो वो आप बना दें। अब आपको जो है बनाना है दो स्थितियों में, कौन सी, जब स्विच ऑन में हो तब स्विच ऑफ में हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब स्विच ऑन में हो तो बच्चों बल्ब जो है जलेगा, याद रखना। ठीक है, जब स्विच ऑन हो, और यदि स्विच ऑफ हो तो बल्ब नहीं जलेगा, ये आप विशेष तौर पर याद रखना। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल है, हमको आता ही है, इसमें क्या है। विद्युत घंटी का उपयोग करके बनाना है, तो देखो बच्चों आप जाएं पेज नंबर 178 देखें और 14.20 जो है चित्र क्रमांक देखें, आपको मिल जाएगा। इसमें एक लोहे की पत्ती लगी होती है एवं कुंडली से विद्युत धारा प्रभावित होती है, जो विद्युत परिपथ को पूरा बन जाती है, इससे विद्युत चुंबक बन जाती है। अगला क्या है, देखिए अगला है पाठ 15। तो देखिए बच्चों, अगला आपका चैप्टर है, पाठ का नाम है प्रकाश। क्या नाम है, प्रकाश मतलब होती है लाइट। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस पूरी दुनिया में और इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक तो प्रकाश की स्पीड ही सबसे तेज स्पीड है, जिसकी स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है बच्चों, तो ना तो हम कभी प्रकाश की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, और असंभव तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम करते हैं इसको। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो बच्चों जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ के, जब वो उसी एंगल में लौटती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपको चित्र ए भी दिया गया है, नाम बताना है, उपयोग बताना है। तो चित्र ए में उत्तल लेंस है, चित्र बी में अवतल लेंस है। उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक मतलब जूम करके देखने में किया जाता है, और यदि किसी वस्तु को छोटा देखना है तो वो हम अवतल लेंस में देखते हैं। पहेली ने वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक लट्टू बनाया, जिसे घुमाया तो क्या हुआ, तो बच्चों क्योंकि सफेद रंग आया, क्योंकि सातों रंग जब हम मिला देते हैं तो उससे सफेद रंग बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब होता है, याद रखना। एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस पर, जिससे कि ड्राइवर जो है जब अपने बैक मिरर में देखे, साइड मिरर में पीछे से आ रही एम्बुलेंस को देखे, तो जो उल्टा लिखा होगा उसको सीधा दिखे, याद रखना। ठीक है, ये उस पर सीधा दिखा रहेगा तो आपको उल्टा दिखेगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला है स्टेनलेस स्टील की चम्मच है, चम्मच के बाहर देखो, यदि भीतरी एरिया होता है चम्मच का, है ना, तो उसको बोलते हैं हम उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण की प्रकृति होती है। जो बाहरी होता है तो वो होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण की प्रकृति होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्या है देखो, अगला है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक है, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वो आभासी प्रतिबिंब है। आपने देखा होगा साइड मिरर में किस तरह के मिरर का उपयोग किया जाता है वाहनों में, तो बच्चों उधर उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र को कवर करता है, इसीलिए जो साइड मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं, याद रखना। प्रिज्म बनाना है तो आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर, इस तरह से एक चित्र मिलेगा आपको, कहाँ पर, पेज नंबर 196 पर। तो वहाँ पर आप मिलाएं, इसको आप कलर भी कर सकते हैं। और जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि प्रकाश में 7 रंग विद्यमान हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बस आपका फिनिश होने वाला है। इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखें। तो सबसे पहले लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, इस तरह से हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है, तो बच्चों जब इंद्रधनुष बनता है, यानी बरसात के बाद वाला जो समय होता है, तब हमें यह इस तरह की जो परिघटना देखने के लिए मिलती है। इधर जो आपको चित्र बनाने के लिए बोला गया है वो पेज नंबर 185 पर जाएं, और 15.2 पर आप जाएंगे तो जहाँ वही चित्र मिलेगा जो आपको इधर देखना है। और इस तरह से आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इस वीडियो में फिनिश। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।